ठीक है, एक बार क्लोरोप्लास्ट को अच्छे से हम एक्सप्लेन करते रहे। सुनते ध्यान से, एक बार हमारे पास क्लोरोप्लास्ट को अच्छे से फिर से देख लेते हैं ना। हमने ये कहा कि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन होते हैं। कैसे मेम्ब्रेन होते हैं? डबल मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन हमारे पास यहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन यहाँ पे। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या पाई जाती है? कि स्पेस पाई जाती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते थे? पेरीप्लास्टिडियल चैम्बर या पेरीप्लास्टिडियल स्पेस बोलते थे। हाँ, सुनते थे। एक आउटर मेम्ब्रेन, एक हमारे पास इनर मेम्ब्रेन बताया। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या पाई गई? कुछ स्पेस पाई गई, और इस स्पेस को हमने क्या बोला था? पेरीप्लास्टिडियल चैम्बर, ठीक है। फिर हमने ये देखा था कि इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? कुछ अंदर की तरफ स्ट्रोमा पाए जाते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया था? स्ट्रोमा बोल दिया था। इनके फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर हमने ये देखा कि कई सारे सिक्के लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे थे, कई सिक्के लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे थे। और इस सिक्के को हमने, एक सिक्के की बात करेंगे तो किसी एक सिक्के का नाम हम क्या रखते हैं? बताइए, किसी एक सिक्के का नाम क्या रखेंगे? थैलाकॉर्ड। ऐसे कई सारे थैलाकॉर्ड मिल करके क्या बनाते हैं? एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। क्या उस स्ट्रक्चर का नाम आप बता सकते हैं? ग्रेनम। ऐसे किसी भी एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर कितने ग्रेनम होते हैं? कई सारे होते हैं, हमने 40 to 60 बताया था, क्लियर। तो इस ग्रेनम की अगर संख्या की बात करेंगे तो 40 to 60 ग्रेनम पाए जाते हैं किसी एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लियर। फिर हमने ये देखा था कि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल भी नजर आ रहे थे, क्या आपको? अरे बोलो भाईजान। और ये हमारे पास जेनेटिक मटेरियल क्या था? डीएनए था। क्या ये सिंगल सर्कुलर था? नहीं, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर था, जीसी रिच था और नेकेड था। बोलिए, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन था। समझ आ रही बात? फिर उसके बाद आता है कि इनके पास क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम्स भी पाए जाते थे। और वो भी राइबोसोम्स किस टाइप का राइबोसोम्स था? बताइए, 70S या 80S? 70S टाइप का राइबोसोम्स पाया जाता था, क्लियर। फिर हमने ये कहा था कि हमारे प्लास्टिड के अंदर दो बातें हमें याद रखनी थी। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होती हैं, क्लियर। और डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल के साथ साथ ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, ठीक है। पिगमेंट के बेसिस पे हमने प्लास्टिड को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। कितने पार्ट में डिवाइड किया बताइए? एक हमारे पास कैसे? क्लोरोप्लास्ट, दूसरा हमारे पास कैसे? क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा हमारे पास कैसे? ल्यूकोप्लास्ट। बोले बात सही है? फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमने ये कहा था कि इनके अंदर ग्रीन कलर की पिगमेंट पाई जाती है, और इस ग्रीन कलर के पिगमेंट का नाम क्या था बताइए? क्लोरोफिल था। फिर इनके पास क्या पाई जाती है? एक पिगमेंट और पाई जाती है, जैसे इनको हमने क्या नाम दिया था? कैरोटिनॉइड वगैरह पाए जाते थे। यानी ये नॉन ग्रीन पिगमेंट हुई कि नहीं हुई, क्लियर। फिर उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट के अंदर क्या पाया गया? किसी भी तरीके का पिगमेंट पाया ही नहीं गया, इसलिए इनको हमने क्या बोला? कलरलेस पिगमेंट पाई जाती है, ठीक है। तो ये कैसी हो गई? ल्यूकोप्लास्ट। अगर ये ग्रीन कलर की पिगमेंट है तो इनका प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में होता था, क्लियर। जबकि इनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता था बताइए? कलरेशन देना। और इनका प्राइमरी क्या होता था फंक्शन? स्टोरेज, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज, स्टोरेज के बेसिस पे हमारे पास कितने लोगों को स्टोर करता था? ये बताइए कि ये अगर स्टार्च का भी स्टोरेज करता था, ये किसका स्टोरेज करता था? लिपिड का भी स्टोरेज करता था, ये प्रोटीन का भी स्टोरेज करता था। बोलिए बात सही है? स्टार्च के स्टोरेज के लिए मैं क्या वर्ड यूज करता था? एमाइलोप्लास्ट। और लिपिड्स के लिए हमारे पास क्या होते थे? इलियोप्लास्ट, ठीक है। और हमारे पास प्रोटीन के लिए क्या होता था? एल्यूरोप्लास्ट। बोले बात सही है? यानी इतने तरीके के हमारे पास बताए गए, क्लियर। फिर हमने ये कहा था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए की बात करते हैं, किसके अंदर प्रेजेंट होगा, किसके अंदर एब्सेंट होगा, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो इनमें भी प्रेजेंट था, इनमें भी प्रेजेंट था और इनमें भी प्रेजेंट था, ठीक है। यानी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी अपने खुद की डीएनए इनके पास पाई जाती है, इसलिए ये सब के सब आपस में क्या होती हैं? सब के सब आपस में क्या होती हैं? इंटरकन्वर्टिबल होती है, क्लियर। फिर हमने ये कहा था कि हमारे प्लास्टिड के अंदर खुद का क्या पाया जाता है? राइबोसोम्स एंड डीएनए पाया जाता है, इसलिए ये सारे के सारे प्रोटीन बनाने की मशीनरी इनके पास पाई जाती है, ठीक है। और जब सभी तरीके की प्रोटीन बनाई जा सकती हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस फंक्शन, क्लियर। सेमी ऑटोनोमस फंक्शन का कहने का मतलब क्या है? कि मैक्सिमम प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय द क्लोरोप्लास्ट, यानी हम कह सकते हैं प्लास्टिड, एक्सेप्ट सम प्रोटीन्स, ठीक है। कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो जीनोमिक हमारे डीएनए बनाते हैं, यानी न्यूक्लियर डीएनए बनाते हैं, इसलिए उसके लिए हमें किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा? न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस फंक्शन। बड़ी बात सही है?
दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, अगर प्लास्टिड की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो प्लास्टिड का स्ट्रक्चर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर से थोड़ा सा डिफर करता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर हुआ करता था बहुत ही छोटा छोटा होता था, इसलिए उसकी स्टेनिंग कर दी जाती थी, और उसकी स्टेनिंग किससे की जाती थी? जेनस ग्रीन पी से किया जाता था, याद आ रही है? जबकि इसकी स्टेनिंग नहीं होती क्योंकि ये हमारे पास माइक्रोस्कोप से दिखाई जा सकता है, ठीक है, विदाउट स्टेनिंग के। तो यानी अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इनमें किसी भी तरीके की स्टेनिंग नहीं होती, ठीक है, यह बात हमेशा याद रखना है। इसको देखने के लिए मुझे स्टेन करने की जरूरत नहीं है, ये आसानी से वैसे ही दिखाई दे सकती है, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हमें क्या करना पड़ता था? स्टेन करना पड़ता है, इनके अंदर स्टेन करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात? और कुछ था? हो गया? चलिए हेडिंग डालते हैं, शेप साइज एंड नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। शेप साइज एंड नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। शेप साइज एंड नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इनकी अलग अलग शेप होती है, अलग अलग साइज होती है एंड अलग अलग नंबर होते हैं। क्लियर? समझाए हम आपको? इधर देखिएगा, हमने पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? नंबर की बात कर लें। जाते जाते कल नंबर की ही बात तो कर रहे थे ना, बोलिए। नंबर की अगर हम बात करते हैं तो अगर किसी एक लीफ के अंदर हम अगर इनके लीफ की स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तो इस लीफ की अगर हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने लीफ बताया था, कुछ इस तरीके के लीफ बताए थे। ये हमारे पास कैसे डर्मिस बताइए? अपर एपिडर्मिस, बोलिए बात सही है। ये हमारे पास कैसे लोअर एपिडर्मिस होते हैं। क्लियर? ये हमारे पास लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस के नीचे क्या पाएंगे? थोड़ी बहुत जगह छोड़ दी गई स्टोमेटा के लिए। किसके लिए? यानी स्टोमेटा अक्सर कहां दिखाई देंगे हमें? लोअर एपिडर्मिस पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं सेंटर की तरफ, और यहां पर क्या पाए जाते हैं? बंडल सीथ पाई जा रही है। क्लियर? इनको हमने नाम दिया बंडल सीथ सेल्स, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे कुछ सेल्स अलग तरीके की नजर आती हैं, इनको हम बोलते हैं स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। इनको हम क्या नाम देते हैं बताइए? स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। इनके पास में क्या होती है कि नीचे की तरफ जैसे बढ़ते जाते हैं, नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ अलग तरीके के सेल्स दिखाई देते हैं, ठीक है। इनको हम नाम देते हैं पेलिसेड पेरेन्काइमा। ये सब के सब क्या है? मीजोफिल सेल्स ही हैं। ये सब के सब क्या है बताइए? मीजोफिल सेल्स के ही पार्ट हैं। क्लियर? तो हमने ये कहा कि इनके अंदर कितने पाए जाते हैं, तो हमें ये बात याद रखना है, सब में अलग अलग तरीके का पाया जाता है। ऑन एवरेज अगर हम बात करते हैं मीजोफिल सेल्स के अंदर, ध्यान सुनिएगा, हमने कल जाते जाते क्या बताया था? मीजोफिल सेल्स के अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कितने पाए जाएंगे? 20 से लेकर के 40 क्लोरोप्लास्ट ना, भावनाओं में बह करके माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। पर सेल्स की बात हो रही है, इतना बात याद कर लीजिए, जल्दी करिए। सुनिए, मीजोफिल सेल्स में 3 तरीके के होते हैं। एक स्पॉन्जी पेरेन्काइमा जिसमें 20 क्लोरोप्लास्ट पर सेल्स पाए जाते हैं, पेलिसेड में 30 क्लोरोप्लास्ट पर सेल्स पाए जाते हैं, बंडल सीथ में मोर देन 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल्स पाए जा रहे हैं। सभी को ऑन एवरेज मिला करके हमने कितना बोल दिया? ऑन एवरेज बोल करके कितना बोल दिया? 20 to 40 बोल दिया, ठीक है। जल्दी करिए, आपका क्वेश्चन यहां से बनेगा, मीजोफिल सेल्स में कितने पाए जाते हैं, ठीक है। ये इतना ज्यादा थोड़ा गहराई में चले गए, वो आएगा फिर से बता देंगे हम।
हो गया? चलिए शेप्ड की बात कर लेते हैं। ओवल शेप्ड या डिस्क शेप्ड के होते हैं? किस शेप्ड के होते हैं? ओवल शेप्ड एंड डिस्क शेप्ड। अगर अंडरलाइन करना होगा तो किसको करेंगे? ओवल शेप्ड को करेंगे। किसको करेंगे बताइए? ऑप्शन में अगर पूछा जाएगा तो कौन सा शेप होगा? ओवल शेप्ड के होते हैं, ठीक है। सुनिए एक पॉइंट भूल गए थे जाते जाते, कुछ नहीं, एक शब्द लिखना है बस, ठीक है। हमारे पास जो नंबर होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग वेरी करते हैं। आपके एनसीईआरटी ने लिखा है कि क्लेमाइडोमोनास के अंदर, किसके अंदर? क्लेमाइडोमोनास के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। कितने क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं? यानी एक सेल के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट नजर आएंगे। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया आपसे। क्लियर? चलिए साइज की बात कर लें। साइज की बात करते हैं तो पहले सबसे पहले इनके पास क्या आएगा? डायमीटर के बारे में आएंगे। इनकी जो डायमीटर होती है 2 माइक्रोमीटर से लेकर के 4 माइक्रोमीटर तक होती है। आपके एनसीईआरटी ने कितना लिखा है देख लीजिए। इनकी जो लेंथ होती है, लेंथ जो होती है वो 5 माइक्रोमीटर से लेकर के हमारे पास 10 माइक्रोमीटर तक होती है। इतना ही दिया है एनसीईआरटी ने, देख लीजिएगा। हो गया? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी खत्म हो गया है। क्लियर? ये नंबर एंड शेप। अब कुछ हमारे हिसाब से लिख लेते हैं जो पीवाईक्यू में पूछा गया है। नोट डाल करके लिखते हैं। माना यह जाता है कि हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट है उनका जो नंबर होता है एंड शेप एंड साइज जो होता है वो हाईली वेरिएबल होता है। क्या होता है? हाईली वेरिएबल होता है। तो नोट डाल करके लिखेंगे हमारे पास रिमार्क में, नंबर एंड शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, नंबर एंड शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट is highly variable, is highly variable, highly variable in algae। ठीक है? एल्गी के अंदर अलग अलग शेप एंड साइज के और अलग अलग नंबर के क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ठीक है? जैसे हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं, इधर देखिएगा। अगर हम आपसे यहां पे पूछें, एक तरफ हमें लिखना है नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्लियर, और दूसरे में हमारे पास क्या लिखना है? नंबर एंड शेप। क्लियर? अगर हम पहले किसी एक ऑर्गेनिज्म की बात करें, किसी एक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हमारे पास सबसे नंबर 1 पे क्या आता है? क्लेमाइडोमोनास आता है। यह भी एक तरीके का क्या है? एल्गी है। ठीक है? क्लेमाइडोमोनास के अंदर हमारे पास क्या होता है कि सिंगल पाए जाते हैं, क्या? क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और अगर सिंगल के साथ साथ अगर उनसे शेप के बारे में पूछा जाएगा तो कप शेप्ड लिखेंगे। क्लियर? जल्दी लिखिए।
हो गया, आगे बढ़े। अब सुनते ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट इधर देखिएगा। ये हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाए जा रहे हैं, कुछ सिक्के लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। क्लियर, ये हमारे पास सिक्के लाइक स्ट्रक्चर है। अगर हम किसी एक सिक्के को उठा करके अगर हम देखने की कोशिश करें, क्या बोला, किसी एक सिक्के को उठा करके देखने की कोशिश करेंगे तो कुछ ये सिक्का ऐसा नजर आएगा, और इस सिक्के के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यहां पर एक चैनल प्रोटीन पाई जाती है। क्लियर, और हमारे पास क्या होता है, एक पिगमेंट ही समझ लेते हैं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर हम आपको बनाना चाह रहे हैं, एक स्ट्रक्चर यहां पे प्रेजेंट होता है। क्लियर, और इस स्ट्रक्चर की सबसे खास बात क्या होती है, ध्यान समझेंगे। यहां पर एक स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्वांटासोम। क्या बोलते हैं, क्वांटासोम्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो क्वांटासोम्स होती है वो लगभग 250 से लेकर के 400 पाई जाती है। ये पैकेट्स होते हैं पिगमेंट के। कैसे होते हैं, पिगमेंट के पैकेट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करने का काम करते हैं। यहां से क्या आ रही है बताइए, सनलाइट आती है, और सनलाइट आने की वजह से यहां से ये सनलाइट को यहां पे ट्रैप करते हैं, ये क्वांटासोम्स। क्लियर, और यही क्वांटासोम्स जो होती हैं ये किसके पैकेट है बताइए, पैकेट्स ऑफ पिगमेंट, ठीक है। ये लाइट एनर्जी होते हैं हमारे पास। क्लियर, अब जब ये पिगमेंट से इनको एनर्जी को ट्रैप किए, इनके पास भी क्या पाए जाते हैं, ऑक्सीजोन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ऑक्सीजोन्स पाए जा रहे हैं। ऑक्सीजोन्स कुछ इस तरीके पाए जाते हैं, एक यहाँ पे क्या पाया जाएगा, बेस पाया जाएगा, इनको हमने लिखा यहाँ पे बेस। फिर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, स्टार्क प्रेजेंट होंगे। फिर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, हमारे पास हेड होंगे। क्लियर, इनके पास भी क्या होता है कि F0 F1 पार्टिकल इनके पास भी पाए जाते हैं, ठीक है। बट इनके F0 और F1 पार्टिकल का जो नाम होता है CF1 और CF0, C इज डिनोटेड फॉर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये क्या करते हैं कि CF1 और CF0 जो होते हैं हमारे पास पार्टिकल एनर्जी, ये यहां से एनर्जी को ट्रैप करते हैं और ये एटीपी बनाने का काम करते हैं। और एटीपी कैसे बनाते हैं बताइए, यहां पे एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां से जुड़ते हैं, और यहां पे कौन सी एंजाइम्स, वही बात आएगी, एटीपी सिंथेस, ठीक है। और ये भी क्या बनाते हैं बताइए, एटीपी बनाते हैं। ये एटीपी कैसे बना, ऑक्सीडेशन से बना, या फिर हमारे पास सनलाइट जो आ रही है, ठीक है। यानी एटीपी का फॉर्मेशन यहां पे भी हो रहा है। ऐसे एटीपी के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। ऐसे एनर्जी जब बनते हैं तो उनको हम क्या नाम देते हैं, ऑक्सीडेटिव न देकर के हम क्या नाम देते हैं, फोटो, लाइट एनर्जी की मदद से बन रहे हैं एटीपी। क्लियर, फोटोकॉपी कर लीजिए। क्लियर, इसको F1 कर लीजिएगा, इसको F0 कर लीजिएगा। क्लियर, इनके अंदर जो स्पेस पाई जाती है इसको हम नाम देते हैं ल्यूमेन, ठीक है। डिटेल में आएगा, हम क्लोरोप्लास्ट से पढ़ाएंगे आपको। क्लियर, इनको हम क्या नाम देते थे बताइए, लेमली बोलते थे, बोलिए,
लेमली दो तरीके के होते हैं। अगर इनका एक स्ट्रक्चर ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आता है। क्लियर? इनका एक नाम और बताइए। फ्रेड चैनल बोलते थे, बोलिए। और इनके अंदर जो भी पाए जा रहे हैं इनको भी हम क्या नाम देते हैं? ल्यूमेन ही बोलेंगे। क्लियर? लेमली दो तरीके के होते हैं, एक स्ट्रोमल लेमली होता है और एक ग्रेनल लेमली होते हैं। ठीक है, ये जो ग्रेना के अंदर पाए जा रहे हैं इनको हम ग्रेनल लेमली बोलते हैं। ठीक है, और ये जो स्ट्रोमा के बीच में अंदर पाए जा रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमल लेमली। तो यानी एक हमारे पास लेमली कितने तरीके के? दो तरीके के। एक ग्रेनल लेमली बोलते हैं इनको हम, और एक हमारे पास कैसे लेमली बोलते हैं? स्ट्रोमल लेमली बोलते हैं। एक ग्रेनल लेमली और एक हमारे पास स्ट्रोमल लेमली। क्लियर? दोनों की अलग अलग खास बात होती है। ग्रेनल लेमली हम अगर आपको ये सब चीजें आएंगी दोबारा, ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भी अगर यहाँ ध्यान से समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं इनको। क्लियर? ये जो लेमली होते हैं हमारे पास, इनके पास क्या पाए जाते हैं? कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पिगमेंट पाए जाते हैं, जिसको हम फोटो सिस्टम कहते हैं। यानी ये जो लाइट एनर्जी जो ट्रैप कर रहे हैं किसी न किसी फोटो सिस्टम से होकर के गुजरते हैं। तो हमारे पास ग्रेनल लेमली जो होते हैं इनके पास दोनों फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड दोनों पाए जाते हैं, जबकि इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट ही पाया जाएगा। क्लियर? तो दोनों में जरा सा डिफरेंस लिख लेते हैं बस हम ना, समझ आ रही बात? दोनों के बीच में हल्का सा डिफरेंस हमें लिख लेना है बस, दो डिफरेंस। इनमें सैक लाइक फ्लैट स्ट्रक्चर पाई जाती है, और जबकि इनमें क्या पाई जाती है? सैक लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाई जा रही है। कैसे स्ट्रक्चर? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाई जा रही है। क्लियर? इनके पास फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड बोथ आर प्रेजेंट। ठीक है, पीएस का मतलब समझेंगे फोटो सिस्टम। ठीक है, और इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या पाए जाएंगे? ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट प्रेजेंट। सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट प्रेजेंट। इनके पास क्या होता है? NADP रिडक्टेज एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं। इनमें NADP रिडक्टेज एंजाइम्स एब्सेंट होती हैं। क्लियर? ये थोड़ा सा डिफरेंस हमें याद रखना है बस। क्लियर? ये एक बार फिर से डिफरेंस आएगा। क्लियर? 3 महीने बाद आएगा, 4 महीने बाद। ठीक है, हाँ, प्लांट फिजियोलॉजी हम जनवरी के आसपास ही स्टार्ट करते हैं। क्लियर? आगे बढ़े, सुन दे सब। क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर क्या पाए गए? कई सारे सिक्के नजर आए। अब इनके मैट्रिक्स की जिक्र किया जाए, बोलिए। इनके मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। क्लियर? स्ट्रोमा के बारे में ध्यान समझना है। अगर स्ट्रोमा के कंपोजिशन की बात की जाए, किसकी बात की जाए? कंपोजिशन की बात की जाए तो कंपोजिशन में सबसे पहले इनके पास क्या क्या नजर आते हैं? ठीक है, तो इनके पास आरएनए नजर आएंगे। क्या नजर आते हैं? आरएनए नजर आते हैं, और तीनों तरीके के नजर आएंगे आरएनए। mRNA भी नजर आएगा, tRNA भी नजर आएगा, और rRNA भी नजर आएगा। तीनों तरीके का आरएनए इनके अंदर नजर आते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इनके अंदर क्या डीएनए नजर आता है कि नहीं? डीएनए नजर आएगा,
आएगा। कैसे आएंगे बताइए? डबल स्ट्रैंडेड आएंगे, बोलिए। सर्कुलर होंगे, जीसी रिच होंगे, नेकेड होंगे, विदाउट हिस्टोन होंगे। अरे बोलो भाईजान, इतने चीजें रहेंगे। दूसरा पॉइंट, इनके स्ट्रोमा के अंदर क्या राइबोसोम्स नजर आएंगे? अरे बोलो, राइबोसोम्स किस टाइप के? 70S टाइप के। क्लियर? फिर उसके बाद और क्या नजर आएंगे? अब यहां से इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, इनके पास क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स ऑफ डार्क रिएक्शन पाए जाते हैं। यानी जितने भी एंजाइम्स होते हैं सब के सब एंजाइम्स यहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है। यानी एंजाइम ऑफ डार्क रिएक्शन यानी केल्विन साइकिल के जितने भी एंजाइम्स होते हैं सबके सब कहां पे नजर आएंगे? इनके पास, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है? एंजाइम्स ऑफ डार्क रिएक्शन, ठीक है। यानी केल्विन साइकिल के जितने भी एंजाइम्स होंगे सबके सब नजर आएंगे। क्लियर? एग्जाम्पल थोड़ा बहुत बता सकते हैं? एग्जाम्पल थोड़ा बहुत बता सकते हैं? एग्जाम्पल थोड़ा बहुत बता सकते हैं? रुबिस्को, रुबिस्को इज अ की एंजाइम्स ऑफ डार्क रिएक्शन, ये की एंजाइम्स है। और दूसरा पॉइंट, रुबिस्को के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे? मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन अर्थ, ठीक है। हमारे धरती पर सबसे मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन कौन सा है? प्लांट एज वेल एज एनिमल्स की बात करेंगे, दोनों की बात। क्लियर? सबसे ज्यादा यहीं पे पाए जाते हैं, अर्थ की बात। क्लियर? दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन की बात की जाएगी तो रुबिस्को के बारे में, की एंजाइम्स अगर बात की जाएगी अगर डार्क रिएक्शन की तो कौन? रुबिस्को। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स, कोलेजन, ठीक है। यानी हमारे पास इन रुबिस्को के बारे में दो बातें अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताइएगा? जरा बता दीजिए, ये क्या है? की एंजाइम्स है किसके? डार्क रिएक्शन के। यानी कहां पे प्रेजेंट होंगे? स्ट्रोमा में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बताएंगे? मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है, जल्दी करिए। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन नेचर, ठीक है। हमारे नेचर में सबसे मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन कौन है? रुबिस्को है। क्लियर? एक एग्जांपल और बता दे, ये तो पहला एग्जांपल था, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिख ही लेते हैं। कभी पेपकेस का नाम सुना है? फास्फोइनाइल पायरुवेट वाला। क्लियर? ये क्या है? वेरी इफिशियंट एंजाइम्स है। क्लियर? ये सब के सब केल्विन रिएक्शंस के क्या है? एंजाइम्स है, ठीक है। ये सब प्रोटीन बनाने की पारी आ रही है, ठीक है। चलिए एक पॉइंट और लिखेंगे कंपोजिशन में जाते जाते। एंजाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन बनाने की जो एंजाइम्स होती है किसके पास पाई जाती है? स्ट्रोमा के अंदर ही पाई जाती है। क्लियर? हो गया? चलिए बताइए, ऊपर के तीन चीजों को देख करके आपको क्या लगता है? समझ में आया बात? ऐसा कोई स्ट्रक्चर बच रहा है अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो न पढ़ा गया हो? देख लीजिए। दोनों मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया, स्ट्रोमा के बारे में बता दिया, थैलाकॉइड के बारे में बता दिया, लेमली के बारे में बता दिया, कुछ बचा ही नहीं ना। क्लियर? चलिए हेडिंग डालते हैं हमारे पास, फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। आगे बढ़े।
आगे बढ़िए, हो गया पीछे, चलिए। अगर हम फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट को ध्यान से सुनेंगे, क्लियर? तो सबसे पहला फंक्शन क्या है बताइए? हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। सबसे पहला फंक्शन क्या है इनका बताइए? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो दो फेज में होता है। कितने फेज में होता है? दो फेज में होता है हमारे पास फोटोसिंथेसिस। ध्यान से सुनेंगे कौन कौन सा, क्लियर? एक होता है हमारे पास दो फेज के दौरान, अगर हमारे पास बात करेंगे, इनमें दो तरीके की होती है। एक हमारे पास आता है लाइट रिएक्शन, अभी लिखेंगे नहीं, अभी सुनेंगे, ठीक है। और एक होता है हमारे पास कैसा? डार्क रिएक्शन। यानी फोटोसिंथेसिस कितने फेज में हो रही है? दो फेज में हो रही है। हमारे पास कौन कौन सा फेज है बताइए? ये हमारे एक लाइट रिएक्शन है, क्लियर, और एक हमारे पास क्या है? डार्क रिएक्शन, क्लियर। लाइट रिएक्शंस के दौरान हमारे पास क्या होता है कि जब भी यहां पे सनलाइट गिर रही होती है, जब भी यहां पे सनलाइट पड़ती है, उसे जगा दो, इधर देख लो, क्लियर। हाँ मैं हाँ बोल रही, लेकिन दीवार की तरफ, हाँ ठीक है, कम से कम इधर देख ले भाई। हमारे पास क्या है कि सनलाइट यहां पे पड़ी लाइट रिएक्शंस के दौरान, ये कहां पे आएगी? थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पर, और उस थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पर क्या लगा होगा? क्वांटासोम्स। याद आ रही है? यानी जब भी कोई भी सनलाइट यहां पे पड़ती है, तो सनलाइट यहां पे पड़ने पर यहां पर सबसे पहला स्टार्ट होता है इस वाटर का फोटोलिसिस। क्या स्टार्ट होता है? वाटर का फोटोलिसिस। और जब भी यहां पे किसकी लिसिस हुई बताइए? फोटोलिसिस हुआ, ठीक है। किसका फोटोलिसिस हुआ बताइए? वाटर का, ठीक है। वाटर का जब भी फोटोलिसिस होता है तो ये किस में टूटता है? H2 प्लस हाफ O2 में टूट जाता है, क्लियर। अब ये जो हाफ O2 में टूटा, यही ऑक्सीजन क्या होती है? ठीक है, ये फोटोलिसिस यहां पे हुआ, और फोटोलिसिस के दौरान क्या निकला? हाइड्रोजन निकला, और यहां पे क्या निकला? ऑक्सीजन निकला। और यही ऑक्सीजन क्या हुआ हमारे पास? निकल गया ऊपर की तरफ, यानी ये इवॉल्व हो गया, इवोल्यूशन हो गया। किसका बताइए? ऑक्सीजन का। अब आप तो समझ में आ गया होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कहां से आते हैं? CO2 से आते हैं या फिर H2O से? H2O से, क्लियर। जब भी हम फोटोसिंथेसिस की डिफिनेशन लिखते हैं या फिर हम रिएक्शंस लिखते हैं, तो वहां पे CO2 और हमारे पास H2O, ठीक है। CO2 और H2O की कंबाइन से हमारे पास क्या बनते हैं? ग्लूकोज, और प्लस में एक बाई प्रोडक्ट बनते थे, और वो बाई प्रोडक्ट क्या होता था हमारे पास? ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन आया कहां से? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से, ठीक है। अब बात आती है कि यहां पे जब भी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है उसी दौरान सनलाइट से क्या निकलता था? एनर्जी भी बनती थी, अरे बोलिए। और वो एनर्जी क्या होती थी बताइए? ATP बनती थी, और यहां पे क्या बनता था? NADPH2 भी बनता था। क्या बनता था? यानी ATP और ये जो NADPH2 जो बनाया जा रहा है आपके लिए, क्लियर, ये जो बनाया जा रहा है, यही हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन है। ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन है, ठीक है। अब बताइए हमारे पास लाइट रिएक्शंस, हमारे पास क्या हुआ? फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ, और ये कहां पे पाया गया बताइए? ये कहां होता है? इन ग्रेना, ठीक है। और इनके दौरान क्या निकलता है बताइए? ATP बनती है। इनके दौरान क्या होता है? ATP बनता है। और H2O के दौरान क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। इतना कार्यक्रम हमारे पास लाइट रिएक्शंस में होती है, क्लियर। और हमारे पास ये जो ATP और NADPH2 होता है, यही डार्क रिएक्शन में यूज होता है। यानी डार्क रिएक्शन में कौन सा चीज यूज होगा? प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, ठीक है। यानी अगर मैं बात कहूं कि लाइट रिएक्शन के लिए किसका होना जरूरी है? लाइट का होना जरूरी है।
और डार्क रिएक्शन के लिए कभी भी ये मत कह दीजिएगा कि सर ये अंधेरे में होगा, अंधेरे में नहीं होता, ठीक है, होता है लाइट के प्रेजेंस में ही। लाइट रहे या ना रहे उसे कोई घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, कितने लोगों को दूध पीना पसंद है? बिल्कुल नहीं पसंद है। तुम्हें मैं ऑफर करूं अगर रसगुल्ला खाने के लिए, चलोगे? गुलाब जामुन खाने के लिए, मिठाई, किसी में ना नहीं बोल रही है ये, ठीक है। यानी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको दूध तो नहीं पसंद है, बट दूध के सारे प्रोडक्ट पसंद है, पनीर पसंद है, मलाई पसंद है, मीठा पसंद है, यानी रसगुल्ला, गुलाब जामुन सब चीजें पसंद है, बट दूध नहीं पसंद है। ये जितने भी अभी हमने प्रोडक्ट के नाम लिए सबके सब किसके बने हुए हैं? दूध से। सेम यही डार्क रिएक्शन के लिए भी होता है। अगर डार्क रिएक्शन क्या करता है, लाइट के ऊपर क्या है, डिपेंड नहीं है, बट किसके ऊपर डिपेंड है? प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन पे डिपेंड है। क्लियर? यानी लाइट रहे या ना रहे उसे कोई घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसको क्या चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, ये चाहिए, ठीक है। अब ये इसका यूज करती है और यूज करके क्या बनाती है, ध्यान समझेंगे। एटीपी को अगर तोड़ेगी तो किस में टूटेगा बताइए? एडीपी में टूट जाएगा बेचारा, और यहां पे NADPH2 के जगह पे NADP बचेगा। यानी एक क्या हुआ, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकला और हमारे पास क्या निकला? हाइड्रोजन निकला ना। अरे बोलिए। अब जब भी ये लाइट रिएक्शन के दौरान यूज होती हैं तो ये एनर्जी क्या करती हैं, यूज करती हैं किसके दौरान? यहां पे CO2 का फिक्सेशन होता है। क्लियर? यानी एटमॉस्फेयर में ये जो CO2 है, क्लियर, अब इसका यूज करके अब क्या बनाते हैं बताइए? ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, और ये इसका फिर से यहां पे यूज होगा। क्लियर? यानी हमारे पास क्या है, अब डार्क रिएक्शन के दौरान हमारे पास क्या हुआ? CO2 का फिक्सेशन हुआ। तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है, यहां पे क्या होता है? फिक्सेशन होता है। किसका फिक्सेशन बताइए? CO2 का। फिक्सेशन का मतलब ना समझ में आए तो आप रिडक्शन लिख सकते हैं, ठीक है, रिडक्शन ऑफ CO2। अब बताइए हमारे पास रिडक्शन क्या है? रिडक्शन क्या है बताइए? रिडक्शन का मतलब क्या समझते हैं? यानी किसी भी मॉलिक्यूल से अगर हाइड्रोजन आकर के अटैच्ड होता है, यानी कोई भी H2O यहां से आकर के जुड़ेगा तो CO2 क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। यानी ग्लूकोज कैसे बनता है? रिडक्शन ऑफ CO2 से बनता है। क्लियर? ये बंद होता कहां पे है ये प्रोसेस? इन स्ट्रोमा, ठीक है। किसकी मदद से? NADP रिडक्टेज से। याद आ रही है NADP रिडक्टेज एंजाइम्स? क्लियर? यहीं पे प्रेजेंट होता है। यानी स्ट्रोमा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बताइए? NADP रिडक्टेज एंजाइम्स होती है इनके पास। क्लियर? ये हमारे पास लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। ये हिलमैन ने किया था। किसने किया था? एक साइंटिस्ट का नाम था हिलमैन। आप जब भी फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो हिल रिएजेंट हम आपको पढ़ाएंगे कभी जिंदगी में, ठीक है। और ये डार्क है तो ब्लैकमैन ने किया था। क्लियर? जल्दी करिए। हाँ, जैसा नाम वैसा काम भी कर दिए, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस की क्या है, रिएक्शन से लिख लीजिएगा ना। 6CO2 प्लस 12H2 है क्या? सिक्स ही H2 था। रिएक्शन बैलेंस कर लीजिएगा, हमें क्या मालूम, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं ना, मिटा दे। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा फंक्शन समझेंगे। दूसरा किसमें मदद करता है बताइए? एटीपी सिंथेसिस, ठीक है। अगर कहीं पे किसी भी तरीके की एटीपी सिंथेसिस कोई कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे बताइए? उसको हम क्या नाम देते हैं? फास्फोराइलेशन बोलते हैं। बोलिए। अब तो दे जैसे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट जा रहे हैं, क्लियर? अपने पीछे दादा में उठा दो फिर उसे। अरे तुम्हारे पीछे सो रही हैं, क्लियर? फास्फोराइलेशन में हमारे पास 3 तरीके के फास्फोराइलेशन होते हैं, क्लियर? एक हमने अभी क्या पढ़ा, कैसा फास्फोराइलेशन? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन पढ़े थे, क्लियर? दूसरा हमने कैसा पढ़ा था बताइए? फोटो फास्फोराइलेशन पढ़े थे, क्लियर? और एक होता है हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन हमने पढ़ा है, क्लियर? 3 तरीके के सबस्ट्रेट होते हैं हमारे पास, क्लियर? आप हमें बताइए ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहां पे होता है बताइए? अकर इन, अरे बोलिए, अकर इन मर जाओ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर? ये कहां बनते हैं बताइए? अकर इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है? किसकी मदद से बताइए? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लियर? और ये किसकी मदद से? हेल्प ऑफ ईटीएस, क्लियर? कभी कभी हमारे पास यहां पे सबस्ट्रेट लेवल में क्या लिखा हमने? कभी कभी, यानी समटाइम्स, ठीक है? जो एटीपी बनती है वो डायरेक्ट बन जाती है विदाउट ईटीएस एंड हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, ठीक है? यानी कभी कभी हमारे पास जो होता है बिना ईटीएस के ही एटीपी की सिंथेसिस हो जाती है, ठीक है? डायरेक्टली ऐसे ही तो लिखेंगे, ऐसे लिख लीजिए, क्लियर? तो क्या लिखे हैं? समटाइम्स एटीपी इज सिंथेसाइज्ड विदाउट किसके बताइए? ईटीएस, ठीक है? विदाउट ईटीएस के चल रहा है, इसलिए कॉल्ड एज क्या लिखते हैं हम बताइए? कॉल्ड एज सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन, एसएलपी, ठीक है? इसका शॉर्टकट नाम क्या है? एसएलपी। और इनका क्या नाम है? पीपी नाम है, फोटो फास्फोराइलेशन। इनका क्या नाम है? ओपी नाम है, क्लियर? हो गया, डिफरेंस हो गया है, ठीक है? अब कॉमन टर्म हम लिख रहे हैं, ठीक है?
सुनते जैसे रिस्पायरेशन के दौरान जब भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, जब भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा CO2 और H2 और 36 एटीपी बनती है, ठीक है। 36 एटीपी में से 2 एटीपी हमारे पास कहां पे बनेंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर, और 34 एटीपी कहां बनेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हमारे पास जब ETS चलता है तो कितने एटीपी बनते हैं, 32 एटीपी बनते हैं, बाकी 2 एटीपी बिना ETS के ही बन जाते हैं, यानी SLP हमारे पास यही है। क्लियर, जल्दी करिए। एटीपी सिंथेसिस हो गया। चलिए तीसरा फंक्शन लिखते हैं हमारे पास। तीसरा लिखते हैं अमीनो एसिड सिंथेसिस। आगे बढ़ जाए मालिक, बढ़ जाए। चलिए सुनते हैं। तीसरा फंक्शन लिखेंगे हमारे पास अमीनो एसिड सिंथेसिस। समझा है? ध्यान से सुनिएगा। अमीनो एसिड की जो सिंथेसिस होती है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म सभी जगह होती है, तीनों जगह। क्लियर, यानी हम ये लिखना चाह रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, पहले जितना लिखे पहले उतना ही लिखते चलते हैं, ठीक है। हमने ये बोला अमीनो एसिड सिंथेसाइज्ड इन कहां कहां बताइए, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। दैट इज नंबर 1। अब सुनते ध्यान से, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म तीनों जगह हमारे पास क्या पाई जाती हैं, अमीनो एसिड की सिंथेसिस। आप हमें बताइए, जब हम आपको साइटोप्लाज्म बता रहे थे वहां पे भी अमीनो एसिड्स बताया था, केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है, कई सारी चीजों की प्रोटीन की बनावट होती है, वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक है। दूसरा बात, जब हम आपको माइटोकॉन्ड्रिया बता रहे थे तभी हमने ये कहा था ये अमीनो एसिड की सिंथेसिस करता है। क्लियर, प्रोटीन बनाने की सारी मशीनरी इनके पास है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी मैं बताना चाह रहा हूं कि इनके पास भी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या बनाने की क्षमता है, अमीनो एसिड बनाते हैं, यानी प्रोटीन सिंथेसिस ये भी करते हैं। बट अब सुनते ध्यान से, दो बातें नोट डाल करके, यही हमारे लिए रिमार्क है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। दैट इज लगा करके नंबर 1 क्या लिखना चाह रहे हैं, ध्यान सुनेंगे। इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, कौन कौन से बताइए, इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया ओनली नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड आर सिंथेसाइज्ड। फिर से बोले, हमने ये कहा कि साइटोप्लाज्म के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैसे अमीनो एसिड सिंथेसाइज होते हैं बताइए, नॉन इसेंशियल। यानी इसेंशियल अमीनो एसिड्स को बनाने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, न्यूक्लियर की। यानी न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, वो सब के सब कैसे होते हैं, इसेंशियल वाले होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब हमारे पास मैं ये लिखना चाह रहा हूं कि इन क्लोरोप्लास्ट क्लियर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होती है, ऑल इसेंशियल, ठीक है, ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होती है, सिंथेसाइज्ड होती है। क्लियर, दैट इज, अगर आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड, फॉर प्लांट, प्लांट के लिए इसेंशियल अमीनो एसिड कितने होते हैं बताइए, कितने होते हैं, 0। क्यों, क्योंकि सब बना लेते हैं ये। क्लियर, जरूरत किसको पड़ती है, हमें पड़ती है। क्यों, क्योंकि हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, होता तो हम भी बना लेते, ठीक है।
यानी बाकी के एसेंशियल अमीनो एसिड मैं कहां से लूंगा? डाइट से लूंगा। और कहां से लूंगा? ठीक है, जल्दी करिए। आपके एनसीईआरटी ने सिर्फ और सिर्फ ये लिख रहे हैं बस, अमीनो एसिड सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ये सब लिख रहे हैं, बट उसके अंदर डिटेल जानकारी नहीं दे रहे हैं। क्लियर? डिटेल जानकारी दे रहे हैं इसी में। क्लियर? चलिए चौथा फंक्शन लिखेंगे, आगे बढ़ जाए। आगे बढ़े, चलिए सुन देते हैं। फोर्थ फंक्शन हमारे पास आता है हेल्प इन जेनेटिक ट्रांसफर। समझा? जेनेटिक ट्रांसफर समझे? सुन ध्यान से। होता क्या है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, क्लियर, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान हमारे पास क्या है कि एक मेल है और फीमेल है। क्लियर? मेल ने क्या प्रोड्यूस करते हैं बताइए? ठीक है, ये कैसे आपस में फ्यूज हुए तो क्या हुआ? जाइगोट। क्लियर? ये हेप्लॉइड, ये हमारे पास हेप्लॉइड, ये कैसे हो गए? डिप्लॉइड हो गए। क्लियर? यहां पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बताइए? फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान जो जाइगोट होते हैं वो रिसीव करते हैं दोनों पेरेंट्स से न्यूक्लियर डीएनए। बट अगर हम प्लास्टिडियल डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल के डीएनए की बात करेंगे तो वो जाइगोट सिर्फ और सिर्फ किससे रिसीव करेगा? फीमेल पेरेंट से ही रिसीव करता है। इसलिए हमारे पास जब भी हम क्या करते हैं, प्लास्टिडियल डीएनए की बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात करेंगे, तो वहां पे यूनिपेरेंटल या फिर मैटरनल फ्लो होता है, वहां पे जेनेटिक ट्रांसफर। क्लियर? तो यहां पे हम ये एक बात लिखना चाह रहे हैं, क्या? ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कैसे रिप्रोडक्शन बताइए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है? जो जाइगोट होते हैं, जाइगोट रिसीव कर रहे हैं। क्लियर? रिसीव कर रहे हैं कैसे डीएनए बताइए? अगर न्यूक्लियर डीएनए रिसीव कर रहे हैं तो किससे रिसीव करेंगे बताइए? फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स से रिसीव करते हैं। ठीक है, बट अगर हम बात करते हैं किसकी? प्लास्टिडियल डीएनए की, और अगर हम बात करते हैं किसकी? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की। अगर हम प्लास्टिडियल डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात करें, ठीक है, तो जाइगोट रिसीव्स ओनली कहां से बताइए? फीमेल पेरेंट्स। सिर्फ और सिर्फ कहां से रिसीव करेगा बताइए? फीमेल पेरेंट से ही रिसीव करेगा। ठीक है, सो कॉल्ड एज, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? यूनिपेरेंटल यूनिपेरेंटल, या फिर हम क्या कह सकते हैं? मैटरनल। यानी अगर हम बात करते हैं कि मैटरनल वाले की बात करें, ठीक है, तो मैटरनल वाले में हमें सिर्फ और सिर्फ कैसे नजर आएंगे? जाइगोट सिर्फ और सिर्फ फीमेल पेरेंट से ही रिसीव करता है। ठीक है, जल्दी करिए। ये सब के सब पूछे गए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, पांचवा फंक्शन लिखे, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, क्यों बताइए? ड्यू टू मर जाओ, खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है इसलिए प्रोटीन बनाती है। ठीक है, हो गया। चलिए नोट डाल करके एक पॉइंट लिखेंगे। लिखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस
प्रोटीन सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरिया आर inhibited by same type of एंटीबायोटिक। ठीक है, ये चाहे माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोटीन हो, चाहे हमारे पास क्लोरोप्लास्ट हो, चाहे बैक्टीरिया का हो, सब तीनों के अंदर अगर किसी भी तरीके के प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो रही है तो तीनों में सेम टाइप्स के क्या लगेंगे, एंटीबायोटिक लगते हैं। ठीक है, उस एंटीबायोटिक का नाम है क्लोरेम्फेनिसोल। ठीक है, नहीं याद रखना। ठीक है, एंटीबायोटिक का नाम नहीं याद रखोगे चलेगा। ठीक है, क्लोरेम्फेनिसोल हो गया, बोलिए। चलिए दूसरा पॉइंट अब लिखते हैं। हमारे पास फंक्शंस तो हो गए सारे ना। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास बायोजेनेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बायोजेनेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अरे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बायोजेनेसिस पढ़ाया था वैसे ही क्लोरोप्लास्ट का भी बायोजेनेसिस होता है। यानी क्लोरोप्लास्ट बनता कैसे है, क्लियर। तो क्लोरोप्लास्ट बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, दो तरीके की होती है। एक होती है बाइनरी फ्यूजन, एक कैसी होती है, बाइनरी फ्यूजन, और दूसरा हमारे पास आता है इनके अंदर बताएं या रहने दे, प्रोप्लास्टिड नाम सुना कभी, नहीं सुना है, चलिए सुन लेते हैं इसी वक्त। ठीक है, यानी इनकी ओरिजिन दो तरीके की, क्लियर। एक हमारे पास क्या होता है कि बाइनरी फ्यूजन, एक हमारे पास कैसी बाइनरी फ्यूजन, और कभी कभी कुछ मेरिस्मेटिक सेल्स, क्या बोला, कुछ मेरिस्मेटिक सेल्स, मेरिस्मेटिक सेल्स क्या करती हैं, आगे चल करके प्रोप्लास्टिड बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं, प्रोप्लास्टिड। अब हम आपको समझा रहे प्रोप्लास्टिड क्या है। यानी प्लास्टिड बनने से पहले जो कुछ मेरिस्मेटिक सेल्स होती हैं वो प्रोप्लास्टिड बनती हैं, और यही प्रोप्लास्टिड जो होती है इनके अंदर टेंडेंसी होती है ये किसी भी तरीके के क्लोरोप्लास्ट बना सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर पिगमेंट। ठीक है, यानी ये कन्वर्ट हो सकती है किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये कन्वर्ट हो सकती है किसके अंदर, क्रोमोप्लास्ट के अंदर, और ये कन्वर्ट हो सकती है किसके अंदर, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके पास दो चीजें पाई जाती है। चलिए सबसे पहला आपका ध्यान किस पे जाएगा, क्या पाया जाएगा कि ये किसी में भी कन्वर्ट हो सकती है, बोलिए, जेनेटिक मटेरियल। यानी ये अपने जेनेटिक मटेरियल के दम पे उड़ रही हैं, मैं किसी भी चीज में कन्वर्ट हो सकती हूं, बोलिए बात सही है। यानी डीएनए इनके पास पाया जा रहा है तभी इतना ज्यादा उछल रही हैं। ठीक है, यानी ये किसी भी तरीके के कन्वर्ट हो सकती हैं, इवन यहां तक कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में भी इंटर कन्वर्टिबल हो, क्लियर। और दूसरा पॉइंट आता है कि इनके पास स्ट्रोमा नजर आ रहा है, यानी किसी तरीके का अगर हम प्लास्टिड बनाते हैं, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो, चाहे क्रोमोप्लास्ट हो, चाहे ल्यूकोप्लास्ट हो, दो चीजें तो कॉमन होंगी, एक जेनेटिक मटेरियल उनका और दूसरा हमारे पास क्या होगा, स्ट्रोमा होगा, क्लियर। ये दो चीजें तो जरूर रहेंगी, बाकी कुछ रहे या ना रहे, समझ रहे मेरी बात। ये है बायोजेनेसिस, क्लियर। चलिए हमें बताइए, जाते जाते हमने कभी भी ऐसा बताया था क्या, इंडोसिम्बायोंट, यानी इनकी ओरिजिन कहां से हुई है। ठीक है, ड्यूरिंग द इवोल्यूशन, अगर ओरिजिन के दौरान प्लास्टिड कहां से ओरिजिनेट हुई हैं तो मैक्सिमम इनके कैरेक्टर कहां से मिल रहे हैं बताइए, हमारे प्रोकैरियोटिक सेल से मिल रहे हैं। क्या क्या ये प्रोकैरियोटिक सेल से मिल रहे हैं बताइए, सबसे नंबर 1 पे क्या मिल रहे हैं बताइए, क्या मिल रहे हैं,
राइबोसोम्स मिल रहे हैं, बोलिए कैसे राइबोसोम्स। दूसरा क्या मिल रहा है, बाइनरी फिजन मिल रहा है, बाइनरी फिजन बताया। थर्ड क्या मिल रहा है, थर्ड डीएनए। क्लियर, जल्दी करिए। क्लियर, सुनने दें सर। हमने ये कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया और हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो वेरी सिमिलर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या पाया जाता है, डीएनए। और किस टाइप का डीएनए पाया जा रहा है, डबल स्टैंडर्ड सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जा रहा है, जीसी रिच पाया जा रहा है, निकेट पाया जा रहा है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन पाया जा रहा है। ठीक है। इनके पास राइबोसोम्स पाया जाता है, वो भी कैसा टाइप का, दोनों लोगों के पास 70 इस टाइप का। और मेथड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस दोनों का बराबर है। क्लियर, क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों प्रोटीन किसके द्वारा इनहिबिटेड हो रहे हैं, सेम टाइप ऑफ एंटीबायोटिक के द्वारा। ठीक है, जल्दी करिए, क्वेश्चन पूछा गया है ये। क्लियर, चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया और हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो सेमी ऑटोनोमस होते हैं। उसकी पहली वजह क्या है, एटीपी सिंथेसिस। दूसरी वजह है उनका खुद का जेनेटिक मटेरियल। तीसरी वजह है हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस। चौथा ऑल ऑफ दिस। कौन सा आंसर सही होगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, आंसर होगा हमारे पास दियर ऑन डीएनए। क्लियर, जल्दी करिए। खुद का जेनेटिक मटेरियल है, उसकी वजह से हमने सेमी ऑटोनोमस बोला था, एटीपी बनाने के लिए नहीं बोला था। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलिए चलिए सुन देते हैं, कुछ बातें अब और नोट डाल करके याद रखना है हमें।
क्लियर? अगर किसी भी तरीके का कैरेक्टर अगर आप बात करेंगे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का, चाहे हम बात करें क्लोरोप्लास्ट का, 90% जो कैरेक्टर होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं हमारे पास न्यूक्लियर डीएनए से। बाकी 10% किसके द्वारा? खुद का डीएनए। ठीक है, तो यानी हमारे पास पहला नोट डाल करके लिखेंगे द कैरेक्टर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर कंट्रोल्ड बाई 90% कंट्रोल्ड बाई किसके द्वारा बताइए? कंट्रोल्ड बाई न्यूक्लियर डीएनए। क्लियर? ओनली 10% जो कैरेक्टर होते हैं कंट्रोल किए जाते हैं किसके द्वारा बताइए? देयर ऑन डीएनए, उनका खुद का डीएनए होता है। ठीक है, इनके पास क्या होता है? एंड हैव सम स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, कुछ ही फंक्शन ये करते हैं। क्लियर? चलिए, अगर हमें एक बात क्वेश्चन बताइए, अगर किसी भी तरीके का म्यूटेशन अगर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया या फिर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है तो हमारी बॉडी पे क्या फर्क पड़ेगा? इफ एनी टाइप ऑफ म्यूटेशन अकर इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या फिर क्लोरोप्लास्ट डीएनए, व्हाट विल बी द इफेक्ट? ठीक है, क्या इफेक्ट होगा? हमारे मॉर्फोलॉजी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, हमारे कुछ कैरेक्टर के बारे में हमारे पास जितना जो कैरेक्टर होगा, यानी 10% जो कैरेक्टर कंट्रोल किया जा रहा है उनके खुद के डीएनए पे, वही सिर्फ और सिर्फ अफेक्ट होंगे, बाकी सारे कैरेक्टर हमारे क्या होंगे? ठीक ठाक होंगे। समझ आई बात? यानी हमने ये बोला, क्वेश्चन में पूछा गया है। क्लियर? हम डायरेक्ट रिमार्क डाल करके आंसर लिखवा दूं क्या? बोलिए। ठीक है, if any type of mutation occur in माइटोकॉन्ड्रियल या फिर प्लास्टिडियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल या प्लास्टिडियल डीएनए पे कोई भी म्यूटेशन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा? इट कैन नॉट चेंज इट्स मॉर्फोलॉजी, ये मॉर्फोलॉजी को चेंज नहीं करता। ठीक है, बट कैन चेंज सम फंक्शन। ठीक है, कुछ फंक्शन चेंज हो जाते हैं बस हमारे। चलिए आगे बढ़ाएं। क्लियर? चलिए बताइए, राइबोसोम्स के बारे में कुछ बातें बताया था क्या हमने जाते जाते शुरू में ही एकदम? यूनिवर्सल राइबोसोम्स क्या है हमारे पास? सेल ऑर्गेनेल है, सबसे लार्जेस्ट नंबर में पाया जाता है, स्मॉलेस्ट होते हैं। क्लियर? ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल भी बोलते हैं। याद आ रही है? एक चीज तो लिखवाना भूल गए, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को सेल विद इन सेल ऑर्गेनेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड एज सेल विद इन
सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। सेल विद इन सेल ऑर्गेनेल किसको कहा जाता है बताइए? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल किसको कहा जाता है? राइबोसोम्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनेंगे, लिखेंगे डिस्कवर्ड बाई जॉर्ज पैलाडे, डिस्कवर्ड बाई जॉर्ज पैलाडे इन 1953। कब बताइए? 1953, ठीक है। इसलिए इन्होंने राइबोसोम्स को पैलाडे पार्टिकल भी बोला। राइबोसोम्स को क्या बोला बताइए? राइबोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड एज पैलाडे पार्टिकल, ठीक है। क्यों? क्योंकि पैलाडे साहब ने खोज किया था। सच्चाई बताएं? सच बात तो यह है कि इन्होंने डिस्कवरी ही नहीं की थी, डिस्कवरी किसी और ने की थी, रॉबिन्सन ने। बेचारे को क्रेडिट नहीं मिल पाया, क्लियर? क्योंकि बोलबाला इनका ज्यादा था, दबदबा था उसमें, क्लियर? तो उस दौरान क्या था, रॉबिन्सन साहब ने डिस्कवरी की थी राइबोसोम्स की, बट पूरा क्रेडिट उनको नहीं मिलता है, ठीक है। कई बार आपका नाम होने से ही आपको क्रेडिट मिल जाएगा, क्लियर? तो यानी हमारे पास क्या है कि जॉर्ज पैलाडे ने डिस्कवरी की थी, यही बात याद रखना, क्योंकि एनसीईआरटी ने यही चीजें लिखी है इन्होंने, क्लियर? रॉबिन्सन के बारे में नहीं लिखा है। जब आप आगे पढ़ेंगे कई सारे साइंटिस्ट के बारे में, तब वहां पे सच्चाई पता चलेगी। अलग अलग साइंटिस्ट के जब ऑटोग्राफी या फिर हायर क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं आपको, तब आपको सच्चाई मिलती है, पता चलता है कि डिस्कवरी किसी और ने की थी, क्लियर? तो यानी डिस्कवरी किसने की थी? जॉर्ज पैलाडे ने की थी। और ये डिस्कवरी हमारे पास क्या किए गए, जो राइबोसोम्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ध्यान सुनिएगा। अब लिखना नहीं, अब सुनना है ध्यान से। राइबोसोम्स हमारे पास कितने तरीके के? दो तरीके के होते हैं, एक यूकैरियोटिक और एक हमारे पास प्रोकैरियोटिक। एक हमारे पास यूकैरियोटिक और एक हमारे पास कैसे? प्रोकैरियोटिक, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं बताइए? 70S टाइप के। और हमारे पास यूकैरियोटिक कैसे होते हैं बताइए? नहीं, 80 भी होते हैं और 70 भी होते हैं, क्लियर? यानी हम यहाँ पे 70S और 80S लिखने नहीं आए हैं, अभी हम आपको समझाएंगे किस टाइप के होते हैं, क्लियर? प्रोकैरियोटिक अगर हम बात करते हैं, क्लियर? अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम्स दो जगहों पे पाए जाते हैं, क्लियर? एक तो हमारे पास कहां पे पाए जाते हैं? इन साइटोप्लाज्म में नजर आते हैं। एक तो कहां नजर आएंगे बताइए? साइटोप्लाज्म में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फ्रीली राइबोसोम्स। इनको हम क्या बोलते हैं बताइए? फ्री राइबोसोम्स बोलते हैं, क्लियर? और कुछ राइबोसोम्स ऐसे होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। कैसे होते हैं बताइए? आपके एनसीईआरटी ने मेम्ब्रेन नहीं लिखा है, सिर्फ और सिर्फ बाउंडेड ऑर्गेनेल लिखा है, क्लियर? यानी अगर हमारे पास फ्री राइबोसोम्स कहां पे पाए जाएंगे बताइए? साइटोप्लाज्म के अंदर, क्लियर? और यहां पे किस टाइप का आरएनए होगा? किस टाइप का राइबोसोम्स होगा बताइए? 80S। मेम्ब्रेन बाउंड जो होते हैं हमारे पास कहां पे होंगे बताइए? RER के पास होंगे। बोलिए। कुछ राइबोसोम्स हमारे सरफेस पे पाए जाते थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ना, क्लियर? फिर या तो फिर हमारे पास एक जगह और होते हैं, ठीक है, चलो बाद में कर लेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी कितने तरीके के? दो तरीके के। एक हमारे पास कैसे? फ्री राइबोसोम्स होते हैं, क्लियर? और एक हमारे पास कैसे? मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, क्लियर? यहां पे एक और होता था, ऑर्गेनेलर राइबोसोम्स होते हैं उनको, क्लियर? ऑर्गेनेल के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल के अंदर बताइए? माइटोकॉन्ड्रिया एंड, समझ आई बात?
फ्री राइबोसोम्स कहां पे नजर आएंगे बताइए हमारे पास? यहां पे साइटोप्लाज्म के अंदर। और मेम्ब्रेन बाउंड वाले कहां नजर आएंगे बताइए? सेल मेम्ब्रेन पर। कहां पर? इनके सेल मेम्ब्रेन पर। ठीक है, जल्दी करिए। और समझ आ गया 70s 80s कहां कहां पाए जाएंगे ना। आर के पास कैसा राइबोसोम्स? 80s। साइटोप्लाज्म के अंदर यूकैरियोटिक के 80s। साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक 70s। राइबोसोम्स हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70s। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, ऐसे पूछे जाएंगे। क्लियर? तीन तरीके के राइबोसोम्स हमने बताए, एक मेम्ब्रेन बाउंड, एक फ्रीली और एक ऑर्गेनेलर। ठीक है,